हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, सभी का एक बार फिर से स्वागत बिहार बोर्ड की इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में आने वाले ऐसे 25 क्वेश्चंस की। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज सिर्फ हम बात करेंगे साथियों 25 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी 2024 में पूछने की पूरी संभावना है। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को पास शेयर करना जरूर। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करें, लाइव को शेयर कर दें ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाए। और आज की क्लास को हम करेंगे स्टार्ट फटाफट अंदाज में, फिर से वही अंदाज में, महामैराथन के अंदाज में साथियों। तो फटाफट से क्लास को शेयर कर देंगे। चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। 141 नंबर क्वेश्चन से आज हम शुरुआत करेंगे। इस मॉडल पेपर के महा सोल्यूशन में हमने 4 मॉडल पेपर सोल्यूशन करा दिया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सभी का। आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाकर आप लोग जरूर देखें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आज की क्लास का, प्रत्यावर्ती धारा का एसआई मात्रक क्या है? चलिए बताइए फटाफट से। 141 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। बहुत सारे सवाल हैं, आपके पास हजारों ऐसे क्वेश्चन अभी आना बाकी है। तो बताइए कि प्रत्यावर्ती धारा का एसआई मात्रक क्या है? कूलॉम है, कूलॉम पर सेकेंड है, एम्पियर है या हेनरी है? 141 नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। इधर उधर की बातें आप लोग नहीं करेंगे, फटाफट से सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर की बात करेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा का एसआई मात्रक क्या है? सभी का ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो कि एकदम राइट है, एम्पियर। जी हाँ दोस्तों, एम्पियर प्रत्यावर्ती धारा का एसआई मात्रक है। चलिए, क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। आगे चलते हैं। 142 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्गमूल औसत वर्गमान का अनुपात क्या होता है? चलिए बताइए। ये सवाल आपने कई बार किया होगा और पिछले कक्षाओं में ये सवाल हमने शायद आपको कराया था। मुझे पूरा विश्वास है 100% कि ये पिछले क्लास का ही सवाल रिपीट किया गया है, तो आप लोग गलत जवाब नहीं देंगे। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्गमूल औसत वर्गमान क्या होता है? 2 होता है, रूट अंडर 2 होता है, या 1/√2 या 1/2 होता है। सभी का जवाब आना चाहिए, सभी का एक एक करके सभी का जवाब आना चाहिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं जो कि एकदम राइट है, √2 प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग औसत वर्गमान होता है √2। चलिए आगे, ये सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर है। फटाफट से एक बार फिर से आप लोग क्लास को शेयर कर देंगे ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाएंगे क्लास में। चलिए, 143 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतिबाधा है, प्रतिवाया नहीं, प्रतिबाधा। एल आई परिपथ की, एल आई नहीं सॉरी, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है आर प्लस ओमेगा एल, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या रूट अंडर एल आर प्लस ओमेगा एल, या रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? शायद ये क्वेश्चन आपको नहीं टकराया होगा, कभी आपके स्क्रीन के सामने नहीं आया होगा। तो चलिए बताते हैं कि एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, एकदम राइट है ऑप्शन नंबर डी, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या होता है? एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। चलिए, ये सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर है। आगे चलते हैं। 144 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है कि एक सीधा चालक, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन एकदम हलवा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के सामने है और एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है। कहता है कि एक सीधा चालक, ध्यान से सुनिए, एक सीधा चालक क्षण पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाए तो इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा? अगर ऊपर से हम छोड़ दें इसको गिरने के लिए तो इसके बीच के जो विभवांतर होती है, ये बीच के जो विभवांतर होती है, ये क्या हो जाएगा? ये आपको बताना है। जी हाँ, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सभी का आ रहा है जो कि एकदम राइट है, बढ़ जाएगा। ऐसा सवाल आपको कम ही चांस रहता है कि ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और ये सवाल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करें। 145 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने जो आपके दिख रहा है साथियों, ये एमबीबीआई क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। जी हाँ, रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों।
और बहुत बार आपके एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को और करते जाएंगे। सभी स्टूडेंट फटाफट से जवाब देंगे कि यदि धारा और विभवांतर के बीच कलांतर हो तो शक्ति गुणांक होता है। जी हाँ, क्या होता है? शक्ति गुणांक ही आपको बताना है। धारा और विभवांतर के बीच अगर कलांतर है तो शक्ति गुणांक ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। टेन थीटा बिल्कुल भी नहीं होगा, जो कि सभी का आंसर आ रहा है टेन थीटा एकदम राइट है। शुभमन का सही आ रहा है, जी हाँ, कॉस फाई एकदम राइट है। क्या है? ये फाई है। ऐसे करके अगर कर देंगे तो फाई, और ऐसे करके ऐसे करते हैं तो क्या होता है? थीटा हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट है। 146 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने क्या है? कहता है कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। चलिए बताइए, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, कैसी युक्ति है ये आपको बताना है। 146 नंबर सवाल का जवाब आप लोगों को देना है फटाफट से। और वीडियो को लाइक अभी तक आप लोग नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि और भी क्लास आपके लिए आता रहेगा इस चैनल पे। और आपको 90% मार्क्स दिलाने में स्टडी विथ रवि का 100% योगदान रहेगा साथियों। तो फटाफट से चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके शेयर कर देंगे और बताएंगे इसका आंसर कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, कैसी युक्ति है? एसी को डीसी में बदलने की, डीसी को एसी में बदलने की, या डीसी वोल्टता को बढ़ाने घटाने की, या एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने की। चलिए बताइए, ट्रांसफार्मर एक कैसी युक्ति है? 146 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। फटाफट आप लोग इसका आंसर बताएंगे। जी हाँ, क्या है? ट्रांसफार्मर एक कैसी युक्ति है? ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, जो कि एकदम राइट है। जी हाँ, एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। एसी को डीसी में बिल्कुल भी नहीं बदलता, डीसी की एसी में भी नहीं बदलता। डीसी वोल्टता को बढ़ाना या घटाना इनका कार्य नहीं है। एसी वोल्टता को बढ़ा देना या घटा देना किसका काम है? ट्रांसफार्मर का काम है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट है। चलिए आगे, 147 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कि ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है ताकि इसे हम चाहे तो 5-6 स्टार, जितना स्टार बन सके आप दे सकते हैं। 5, 6, 7, 8 जितना स्टार आप चाहे तो इसे दे सकते हैं, क्योंकि ये सवाल ऐसा है कि आपके एग्जाम में न जाने कितने बार ये क्वेश्चन आपको टकराया गया है। तो बिल्कुल भी इसे मिस नहीं करेंगे और 100% ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग करके जाएं, क्योंकि ये सवाल आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है और आपके ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है ये आपको बताना है। उच्च धारा प्रवाहित हो सके इसलिए, या उच्च विभव प्राप्त हो सके इसलिए, या ऑप्शन सी कहता है कि भावर धाराओं द्वारा होने वाली हानि कम की जा सके, या अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सके। तो सबसे पहले हम आपको बता दें साथियों कि अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सके इसलिए नहीं, अधिक ऊर्जा की रक्षा की जा सके इसलिए इन्हें परतदार बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। उच्च धारा प्रभावित हो सके ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। उच्च विभव प्राप्त हो सके ये भी रॉन्ग है। हाँ, भावर धाराओं द्वारा होने वाले हानि कम किया जा सके, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट है। चलिए, तो 147 नंबर सवाल आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। 148 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने यह रहा, कहता है कि एक प्रतिरोध के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है। चलिए 148 नंबर सवाल का जवाब आप लोग फटाफट से बताइए। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। 148 नंबर का कहता है कि एक प्रतिरोध के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है। किसके द्वारा? एक विमापी द्वारा, एक तप्त तार वोल्ट मीटर के प्रयोग द्वारा, सी एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के प्रयोग द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी एक चल चुंबक गैल्वेनोमीटर के द्वारा। चलिए बताइए, 148 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जवाब भी आप लोग फटाफट से देंगे। यह क्या हो जाएगा? एक तप्त तार के वोल्ट मीटर के प्रयोग द्वारा इसे हम क्या कर सकते हैं? वोल्टेज को मापा जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी बोले तो एकदम राइट है 100%। ये सवाल भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आप लोग लास्ट तक बने रहे। जो भी क्वेश्चंस हमने इस पीडीएफ में रखा है सभी आज करा के जाएंगे। फिर से अगले क्लास में और ज्यादा क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने आएगा। तो चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है कि यदि एलसीआर परिपथ में
ऊर्जा का क्षय होता है तो क्या हो जाएगा? यदि किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, प्रेरक में, प्रतिरोधक में, संधारित्र में या इनमें से सभी में? तो चलिए बताइए कि यदि किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय कैसे होता है? जी हाँ, प्रतिरोधक में ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट है, प्रतिरोधक में ऊर्जा का क्षय होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट है। आगे चलिए 150 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। कहता है कि किसी प्रेरक से प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा के प्रभाव में उत्पन्न बाधक को कहते हैं, क्या कहते हैं? 150 नंबर सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि किसी प्रेरक से प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा के प्रभाव में उत्पन्न बाधक को क्या कहते हैं? प्रेरणिक प्रतिघात, संधारित्र प्रतिभात नहीं, प्रतिघात होता है, और प्रतिबाधा, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर एकदम राइट है, प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं इसे। किसी प्रेरक के प्रभावित धारा के प्रभाव में उत्पन्न बाधक को प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। प्रेरणा किया यानी उत्तेजना किया और उसके प्रति ही घात हो गया यानी विरोध हुआ, उसी को क्या कहते हैं? प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट है। चलिए आगे 151 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट वांटेड सवाल बिहार बोर्ड की नजर से साथियों, क्योंकि बहुत बार ये सवाल आपके एग्जाम में यूं ही पूछा गया है। बताइए कि एक एलसीआर परिपथ में धारा है, π/2 कोण के कला से वोल्टेज के पीछे रहती है, या π/2 कोण की कला से वोल्टेज के आगे रहती है, या आवृत्ति पर निर्भर करते हुए वोल्टेज से आगे या पीछे रहती है, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन है। तो बताइए कि एलसीआर परिपथ में धारा किसके पीछे किसके आगे रहती है? यानी 151 नंबर सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है सभी का। आप लोग ऑप्शन को डबल देख के आंसर लगा देते हैं, तो कभी कभी ये तुक्का चल जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आवृत्ति पर निर्भर करते हुए वोल्टेज से आगे या पीछे रहती है। ऑप्शन नंबर एकदम सी राइट है। कभी भी आपको अगर ऐसे बड़ा ऑप्शन मिले तो 100% में मात्र 1% ही चांस रखे, क्योंकि गुमराह करने के लिए बच्चों को ऐसे ऑप्शन दिया जाता है। चलिए 152 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। कहता है कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का क्या? उच्च मान मापता है, औसतन मान या मूल औसतन वर्ग धारा, या इनमें से कोई नहीं। 152 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि तप्त तार एमीटर मापता है किसको? प्रत्यावर्ती धारा को। उच्चतम मान का, औसतम मान का, कुल औसतन वर्ग धारा का, या इनमें से कोई नहीं। जी ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है, मूल औसत वर्ग धारा का माप करता है प्रत्यावर्ती धारा का कौन? तप्त तार एमीटर। यानी ऑप्शन नंबर सी सभी का आ रहा है, जो कि एकदम राइट है, 100% राइट है। आगे चलिए 153 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। 153 नंबर सवाल क्या कहता है कि तप्त तार आमीटर तथा तप्त तार वोल्ट मीटर दोनों का कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित है? चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, अम्लीय प्रभाव, या विद्युत चुंबकीय प्रभाव? चलिए बताइए आप लोग किस पर आधारित है? 153 नंबर सवाल का जवाब आप लोगों को आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, जो कि एकदम राइट है, अम्लीय प्रभाव। अम्लीय नहीं होगा, अम्लीय प्रभाव होगा। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका राइट है। चलिए आगे 154 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। रंग बिरंगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, और बहुत ही ज्यादा MBBI क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए साथियों जो हमने क्वेश्चंस पिछले साल भी कराए थे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो हमने ऑफलाइन में स्टूडेंट को दिया था, गेस किया था। सभी सवाल आपके 5 नंबर में 8 क्वेश्चंस गेस किए थे साथियों, और 5 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए 154 नंबर सवाल का जवाब बताइए। इसी विश्वास के साथ आप लोग जुड़े रहें, जल्द ही लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। कुछ दिन पहले ही हमने फिजिक्स का 1-2 दिन पहले लॉन्ग क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर का दे दिया हूं, आप लोग जाके जरूर उसे देखें। चलिए बताइए 154 नंबर सवाल का जवाब सभी का आना चाहिए
कि एक चोक कुंडली ऐसी कुंडली होती है जिसका क्या प्रेरक नगण्य तथा प्रतिरोध अधिक होता है, प्रेरक अत्यधिक तथा प्रतिरोध नगण्य होता है। सी कहता है कि प्रेरक तथा प्रतिरोध दोनों नगण्य होता है और डी कहता है प्रेरक तथा प्रतिरोध दोनों अधिक होते हैं। तो 154 नंबर सवाल का जवाब आप लोग फटाफट से बताएंगे कि क्या होता है साथियों। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बोले तो प्रेरकत्व अत्यधिक तथा प्रतिरोध नगण्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बोले तो एकदम राइट है और इसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। लास्ट तक बने रहे, कोई भी स्टूडेंट क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है और 2024 में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो पूछा जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी क्लास को मिस नहीं करेंगे। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार शेयर कर दे और 155 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से आप लोग बताएंगे। कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा मात्रक यंत्र कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा जो मात्रक है यंत्र क्या कहलाता है? चल कुंडली धारामापी, स्थिर कुंडली धारामापी, चल चुंबक धारामापी या तप्त तार आमापी। चलिए 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, फटाफट आप लोग बताएंगे। जी हाँ, 155 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने और आशा करते हैं ये सवाल का जवाब आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ पता होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, तप्त तार आमापी है क्या प्रतिवर्ती धारा मापक यंत्र कहलाता है? तप्त तार आमापी कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट है। चलिए आगे 156 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि उच्च आवृत्ति के लिए संचारित्र का प्रतिघात है। जी हाँ दोस्तों, उच्च आवृत्ति के लिए संचारित्र का प्रतिघात क्या होता है? अधिक होगा, शून्य होगा, कम होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आपके स्क्रीन के सामने 156 नंबर सवाल है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के दृष्टिकोण से, क्योंकि अब आपके एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। तो 156 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से आप लोग बताएंगे। उच्च आवृत्ति के लिए संचारित्र का प्रतिघात क्या होता है? रागिनी, रोशन, ऑप्शन नंबर डी दोनों दे रहे हैं जो कि एकदम राइट है साथियों। राइट नहीं है, रॉन्ग है, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम गलत है। जी हाँ, रोशन, रोशन का सही आ रहा है। उच्च आवृत्ति के लिए संचारित का प्रतिघात रोशन का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, एकदम राइट है। कम होगा, जी हाँ, क्या होगा? कम होगा। चलिए आगे चले 157 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है? यानी ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने पता लगाया था सर्वप्रथम कि प्रकाश भी एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है? जगदीश चंद्र बसु, मार्कोनी, हर्ज, मैक्सवेल। तो कौन था? 157 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताएंगे। जी हाँ, चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। मैक्सवेल था वो वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम यह पता लगाया था कि प्रकाश भी एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। 158 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है कि बेतारी तार संचार का आविष्कार किया था। बेतारी तार एक प्रकार का था जो संचार का आविष्कार किसने किया था? मैक्सवेल, हर्ज, मार्कोनी, जगदीश चंद्र बसु ने। कभी कभी वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से एक सवाल ऐसा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और नहीं भी, इसलिए उसी दृष्टिकोण से देखते हुए हमने आपके लिए एक दो ऐसे सवाल भी इस मॉडल पेपर में इंक्लूड किया है। तो 198 नंबर सवाल का जवाब आपकी स्क्रीन के सामने मार्कोनी ने, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है, मार्कोनी ने बेतारी तार संचार का आविष्कार किया था। चलिए 159 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा पूरा तरह से। बताइए कि प्रयोगशाला में विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसके उत्पन्न करके उनके अस्तित्व का सर्वप्रथम प्रदर्शन किया गया? मैक्सवेल ने, हर्ज ने, मार्कोनी ने, जगदीश चंद्र बसु ने। 159 यानी 159 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से ये सवाल उठाए गए। तो बताइए क्या हो जाएगा? 159 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, हर्ज ने, जो कि एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर बी साथियों एकदम 100% राइट है और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए आगे 160 नंबर सवाल
आज हम कुल 165 नंबर सवाल तक करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। तो चलिए बताइए 160 नंबर सवाल का जवाब आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 160 नंबर सवाल आप लोग पढ़ेंगे, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें तो ये MBBBI जितने आप कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो MCQ उठा के देख सकते हैं, PYQ उठा के देख सकते हैं, वहाँ ये सवाल आपको 10 बार रिपीट जरूर मिल जाएगा। 10 बार तो कम से कम ये सवाल रिपीट किया गया है। तो चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी होती है। गामा किरण, एक्स किरण, परावैंगनी किरण, अवरक्त किरण। जी हाँ, बात करें आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग की तो ये गामा किरण की होती है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। भेदन क्षमता सबसे ज्यादा एक्स किरण की होती है, ये आप ध्यान में रखें। चलिए 161 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। प्रकाश तरंगे, एक्स तरंगे, ध्वनि तरंगे, अवरक्त किरणें। तो विद्युत चुंबकीय तरंग इनमें से कोई नहीं है, ये आपको बताना है। 161 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। चलिए बताइए फटाफट से आप लोग। तो बात करें प्रकाश तरंगे की, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो राइट है। एक्स रे तरंग भी एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है और अवरक्त किरणें भी एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन ध्वनि तरंग की बात करें, अगर आप बोलते हैं और दूसर भी कोई अगर बोलता है तो आपके बीच आकर्षण तो बिल्कुल भी नहीं होता, एक प्रकार का ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। चलिए 62 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, कहता है कि एक्स किरणें बनी है, किसकी बनी है। ऋणाविष्ट कणों से, धनाविष्ट कणों से, विद्युत चुंबकीय विकिरण से, न्यूट्रॉन की धारा से एक्स किरण बनी है, किसकी बनी है ये आपको बताना है। 162 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। जी हाँ दोस्तों, एक्स किरण बनी है, किसकी ये आपको बताना है। जी हाँ, विद्युत चुंबकीय किरणों विकिरणों से बनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट है। एक्स किरण बनी है विद्युत चुंबकीय विकिरणों से, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। चलिए 63 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। एक्स किरण की गुण वैसे ही है जैसे किसकी। एक्स किरण की गुण वैसे ही है जैसे अल्फा किरण की, बीटा किरण की, वाई किरण की, कैथोड किरण की। यह एक्स किरण की गुण भी वैसी है जैसे कि गामा किरण की। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट है। चलिए आगे 164 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। कहता है कि श्रेणी अनुनाद परिपथ में अनुनाद की स्थिति में परिपथ में प्रवाहित धारा होती है, क्या होती है। अनंत, शून्य, नियत, परिवर्तनीय। तो क्या होता है, अनंत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर साथियों ए एकदम राइट है। आगे 165 नंबर सवाल कहता है कि किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है। भंवर धारा, दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रेरित धारा। आज का लास्ट सवाल आपके लिए और फटाफट से आप लोग इसका आंसर बताएंगे। जी हाँ, दिष्ट धारा, सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है जो कि एकदम राइट है। किसी ट्रांसफार्मर में यह संभव नहीं होता है। भंवर धारा उत्पन्न किया जा सकता, प्रत्यावर्ती धारा भी उत्पन्न किया जा सकता, प्रेरित धारा भी उत्पन्न किया जा सकता, लेकिन दिष्ट धारा की बात करें तो ये बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यानी ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो एकदम राइट है। तो ये रहा साथियों टोटल के टोटल आज के 25 ऐसे प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो फिर से मिलेंगे और सारे बहुत क्वेश्चन है, फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आज के लिए सभी को क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आज की क्लास कैसा लगा। उसके बाद फिर से उसी आधार पर हमने आपके लिए नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल बनाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।